जी, स्वागत है आपका इलेवन क्लासेस में। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करवाएं। हमारी यही आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, हरदम रहती है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, राज्य की कार्यपालिका विषय को पढ़ रहे हैं। राज्य की कार्यपालिका विषय में हम लोगों ने राज्यपाल को पढ़ा, मुख्यमंत्री को पढ़ा। 2 विषय अभी हैं इसमें पढ़ने को, जिसमें राज्य की मंत्रिपरिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे। उसके बाद हम महाधिवक्ता की बात करेंगे। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं, मंत्रिपरिषद का क्या कार्य है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, ठीक है। उसके बाद मंत्रिपरिषद की संरचना कैसे होती है, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, मंत्रियों का क्या स्वरूप होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उनका कार्यकाल कितना होता है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या होता है, उत्तरदायित्व क्या होता है, चाहे वो मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व हो, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो या विधिक उत्तरदायित्व हो। उसके बाद मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रमुख परीक्षा उपयोगी अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे। भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श व सहायता हेतु मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद, हमारे संविधान का अनुच्छेद 163 क्या कहता है, 163, कि भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श व सहायता हेतु मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। हमारे मंत्रिपरिषद का गठन क्यों किया जाएगा? हमारा अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल की सहायता व परामर्श हेतु मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। देखिए, राज्य स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वही स्थिति है जो संघ में मंत्रिपरिषद की है, ठीक है। संघ में मंत्रिपरिषद की संरचना कैसे होती है, वैसे ही राज्य में मंत्रिपरिषद की संरचना होती है। संघ में भी देखिए, तुलनात्मक अध्ययन, संघ में भी जो मंत्रिपरिषद होते थे उनमें 3 प्रकार के मंत्रियों का स्वरूप देखा गया, लगभग 4 कह देते हैं। संसदीय सचिव की भी उसमें बात की गई है, इसमें भी संसदीय सचिव नहीं होते हैं, ठीक। देखिए, पहला कैबिनेट मंत्री हो गया, दूसरा राज्य मंत्री के 2 स्वरूप सामने आए थे, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री ऐसे जो कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। तीसरा प्रकार आया था उपमंत्री का। चौथा जो प्रकार आया था संसदीय सचिव का। लेकिन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम बात करेंगे मंत्रियों के जो स्वरूप की कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का पूरा प्रमुख होता है, ठीक। राज्य मंत्री के 2 स्वरूप होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहयोगी राज्य मंत्री। तो जो कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं और उनका कोई बहुत ज़्यादा कदकाठी नहीं होता है। कदकाठी मतलब पद की संदर्भ में बात की जा रही है। वो केवल कैबिनेट मंत्री की सहायता व सहयोग देने के लिए राज्य मंत्री पद पर रहते हैं और उनको सहयोग देते हैं। लेकिन जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के होते हैं वो अपने विभाग के या जो उनका मंत्री का स्वरूप होता है उसके क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। उनके ऊपर कोई कार्यपालिका शक्ति नहीं है या उनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है जो उनको नियंत्रित करे, ठीक। उपमंत्री ये भी सहयोगी मंत्री की भांति काम करते हैं। तो जो हमारे मंत्रिपरिषद की संरचना है, ठीक उसी प्रकार कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री की संरचना है। हमारी पिछली कक्षा में जो संघ की कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद की जो बात की गई थी, सेम उसी प्रकार के मंत्री होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ठीक। आप हमारे यूट्यूब के इलेवन क्लासेस चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें ढेर सारी वीडियोस पड़ी है और आगे अनुरोध बढ़ रही है अपने पाठ्यक्रम की समाप्ति की तरफ कक्षाएं हमारी। तो उसमें जाएंगे और जो आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगा, ठीक, उस विषय को खोलेंगे तो इन सबका गहनता से अध्ययन हो जाएगा। चूँकि हम लोग उसको बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़े हैं,
इसलिए इसके प्रकार को और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये प्रकार नहीं पूछा जाता है राज्य स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ठीक है, अपनी एक समझ विकसित कर चुके हैं और इसमें भी इसको देख रहे हैं। हम हमारी वीडियोस को कृपया करके अंत तक देखें। देखिए, उसके बाद प्रत्येक मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। अब मंत्री कौन बनता है? प्रश्न ये उठता है कि मंत्री कौन बनता है? जिस व्यक्ति के नाम की संस्तुति या सिफारिश मुख्यमंत्री राज्यपाल को करता है, ठीक है, वही व्यक्ति को राज्यपाल मंत्री के पद पर नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा करेगा, पद का बंटवारा करेगा, उसके बाद उनके कार्यों का बंटवारा करता है। ठीक, देखिए, एक मंत्री, यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न इस पर पूछा जाता है। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, उसे दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान उसी सदन में कर सकेंगे जिसके वे सदस्य हैं। हाँ, देखिए, अगर जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, वहाँ की बात ये स्टेटमेंट कर रहा है। एक मंत्री जो मंत्रिपरिषद का सदस्य है, एक मंत्री जो मंत्रिपरिषद का सदस्य है, राज्य के दोनों सदनों की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। ठीक, प्रश्न ये पूछेगा कि मंत्री राज्य विधानमंडल के क्या दोनों सदन की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है? हाँ, भाग भी ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन मतदान उसी सदन में करेंगे जिस सदन के वो सदस्य हैं। अर्थात अगर विधानसभा का कोई सदस्य है और वो मंत्री बना है, तो वो विधान परिषद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, विधानसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है और बोल सकता है। लेकिन मतदान की अगर बात आएगी तो वो विधान परिषद में अपना मतदान नहीं देंगे, वो विधानसभा में ही मतदान देंगे। इसका आशय ये हुआ कि जिस सदन के वो मंत्री सदस्य होंगे उस सदन में ही मतदान देंगे, दूसरे सदन में मतदान देने का उनके पास कोई विधिक अधिकार नहीं है। और कार्रवाई में भाग लेने और बोलने की बात आती है तो वो सदन, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, चाहे उस सदन के वो सदस्य हैं या नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भाग ले सकते हैं बैठकों में और बोल भी सकते हैं। ऐसा विधिक प्रावधान है। तो ये प्रश्न बार बार पूछता है कि क्या कोई मंत्री जिस सदन का सदस्य नहीं है उस सदन में मतदान दे सकता है? तो जी नहीं। कोई मंत्री जिस सदन का सदस्य है उसी सदन में मतदान करेगा, दूसरे सदन में वो मतदान नहीं कर सकता है। ऐसा हमारे यहाँ विधिक उल्लेख है हमारे संविधान में। उसके बाद मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद के कार्यकाल की बात की जा रही है। मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। कितने साल का? 5 साल का होगा। लेकिन विधानसभा में बहुमत होने के बाद मंत्रिपरिषद अपनी निश्चित अवधि से पूर्व भी विघटित हो जाती है। जैसे मान लीजिए 2017 में चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, लेकिन 2020 में बहुमत खो देती है सरकार। ठीक है, तो चूँकि 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए, 5 साल के बाद चुनाव होना चाहिए विधानसभा का 2022 में, लेकिन उन्होंने 2017 में बनी हुई राज्य की सरकार ने 2020 में अपना बहुमत खो दिया, तो वो सरकार अपने निश्चित समय से पूर्व विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगेगा या जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा, राज्यपाल अपने विवेकाधिकार वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस दल को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए और अपना बहुमत सिद्ध करिए और सरकार बनाइए। अगर ऐसी भी कंडीशन नहीं होती है तो 6 महीने के अंदर उस राज्य में उपचुनाव होना निश्चित होता है। ठीक, वो जो उपचुनाव होगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, 5 साल के लिए नहीं होगा। अब देखिए दूसरी जो कंडीशन है, एक कंडीशन तो देखें कि 5 वर्ष का कार्यकाल है, परंतु निम्न सदन में अर्थात विधान सभा में बहुमत होने के बाद मंत्रिपरिषद अपनी निश्चित अवधि से पूर्व भी विघटित हो जाती है। दूसरा ये है कि जब अनुच्छेद 365 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो भी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। 2 कंडीशन होती है, निश्चित समय पूर्व भंग कब हो सकती है, विघटित कब हो सकती है हमारी मंत्रिपरिषद राज्य की,
जब उसे निश्चित समय पूर्व बहुमत खो देती है विधानसभा में, और दूसरा जब अनुच्छेद 365 के अनुसार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य की मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। इसमें 2-3 प्रश्न हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। उसके बाद कब भंग हो जाती है भाई? मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व क्या है, मंत्रियों का उत्तरदायित्व क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व, विधिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 164 में यह प्रावधानित है कि विधानसभा के जो मंत्री होंगे वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो जो मंत्रियों का उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? विधानसभा के प्रति, विधानमंडल के प्रति, विधान परिषद के प्रति नहीं। ठीक, समझ में आया? सामूहिक उत्तरदायित्व विधान परिषद के प्रति नहीं है, विधानसभा के प्रति है। विधिक उत्तरदायित्व, हमारे संविधान में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। ये चिंता का विषय है आज के संदर्भ में। मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व न होना हमारे लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री के प्रति है। चूँकि मुख्यमंत्री इनके नाम की सिफारिश करता है राज्यपाल के पास और राज्यपाल इनको नियुक्त करता है, तो जो इनकी व्यक्तिनिष्ठ निष्ठा होगी वो किसके प्रति होगी? मुख्यमंत्री के प्रति होगी। ठीक, तो जो मंत्रियों का उत्तरदायित्व होगा व्यक्तिगत वाला, वो मुख्यमंत्री के प्रति होगा। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 163, 166 और 167। 163 अनुच्छेद हमारा क्या कहता है? राज्यपाल को सलाह व सहायता हेतु तो मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है। मिलाने के लिए आता है परीक्षाओं में, अनुच्छेद 163 दे देगा, 66 देगा, 67 देगा, 64 देगा, 65 देगा। उसको आगे अक्रमिक तरीके से लिखेगा, कहेगा कि सही कॉलम का मिलान करिए। ये तो फैक्ट सवाल रहता है परीक्षा में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य जो राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं होती हैं उनमें भी, तो जो हमारा अनुच्छेद 163 है वो राज्यपाल को सलाह व सहायता है तो मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 166 क्या कहता है? राज्य के सरकार के कार्य का संचालन करता है। और अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य है। आइए एक बार इसको देखते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद की बात हम लोग करेंगे। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अंग्रेजी में इसे कहते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श व सहायता हेतु मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 163। मंत्रिपरिषद की संरचना कैसी होगी? मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनी होगी। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। राज्य मंत्री का जो स्वरूप होगा, टू टाइप का होगा। एक कैबिनेट मंत्री के सहयोगी और एक होंगे स्वतंत्र प्रभार। ये अपने विभागों के प्रमुख होंगे, इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। और जो ये इस प्रकार के राज्य मंत्री होंगे कैबिनेट मंत्री के सहयोगी। ठीक, प्रत्येक मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है, एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो उसे दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान उसी सदन में कर सकेंगे जिसके वे सदस्य हैं। उसके बाद मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा में बहुमत होने के बाद मंत्रिपरिषद अपनी निश्चित अवधि के पूर्व भी विघटित हो जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 365 के अनुसार जब राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व, 3 प्रकार के उत्तरदायित्वों की बात की है। सामूहिक, विधिक और व्यक्तिगत। ठीक, सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति है, विधान परिषद के प्रति नहीं है। विधिक उत्तरदायित्व कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री के प्रति है। और राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद की बात करेंगे 163, राज्यपाल को सलाह व सहायता है तो मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 166 राज्य के सरकार के कार्य का संचालन है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्य है।
आप हमारी कक्षाओं को नियमित देखते रहें। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए उनसे आग्रह करें, यही हमारा आपसे निवेदन है। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।